हेलो एवरीवन। अब कल एक मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। वैसे तो सॉल्व कर ही लिया था अपन ने, लेकिन चलो फिर से कर लेते हैं जस्ट टू चेक कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, हरी का क्वेश्चन था कि उसने एक बिल्डिंग एक्वायर किया था बालाघाट में 1 जनवरी 1987 में 3 लाख में। लेकिन अपन कॉस्ट क्या लेने वाले थे, क्योंकि ये 2001 के पहले का है, तो एक्चुअल कॉस्ट या फिर उसका फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो फेयर मार्केट वैल्यू 4,50,000 है, तो ये अपना आएगा कॉस्ट। और ये एक इम्प्रूवमेंट था 98 यानी 2001 के पहले का, तो इसको हम डिसअलाउ कर देंगे। ये दोनों को हम अलाउ करेंगे। ठीक है, इतना हमने डिसाइड किया था। और ट्रांसफ़र हुआ है 99 लाख में, लेकिन उसका स्टैम्प वैल्यू जो है वो 1,06,00,000 है, विच इज़ मोर देन 105%। तो अगर वो 105% से ज़्यादा होता है तो फिर अपन स्टैम्प वैल्यू को लेते हैं। बस इतना सिंपल है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले आप निकालेंगे 1/1/1987 से लेकर के ट्रांसफर तक, यानी 7/10/2018, 24 महीने से ज़्यादा है। बिल्डिंग में कितना टाइम हम देखते हैं, 24 मंथ्स। तो 24 मंथ से ज़्यादा होने की वजह से ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म। तो लिखो, डायरेक्टली लिख दूँ मैं, आपने लिखा ही होगा टाइम, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ मोर देन 24 मंथ्स। लेकिन ऐसे शॉर्टकट आप नहीं इस्तेमाल करना एग्जाम में, you have to write the whole dates also. Therefore long term capital asset, sale consideration 99 lakh, और एक्चुअली ऐसा मत लिखो आप, विच एवर इज मोर ऐसे लिखता थोड़ा गलत हो जाएगा। अपन लिखते हैं स्टैम्प वैल्यू एक्सीड्स 105% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, हेंस स्टैम्प वैल्यू। तो 1,06,00,000 आ गया। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमने लिया वो लिया 4,50,000, तो यहाँ आप लिख दो 4,50,000। एग्जाम में नोट लिख देना विच एवर इज मोर वाला, यानी सिंस द एक्विजिशन इज बिफोर 2001, therefore the actual cost of acquisition or the fair market value of 1/4/2001 whichever is higher into 280 upon 100। 2001 से पहले का, इसलिए डिनोमिनेटर में 100 आएगा। तो करो 4,50,000 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 280, तो ये हो गया 126 12,60,000। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वो जो दूसरा वाला है 2007 वाला, ये हम लेंगे 5 लाख का है, तो 5 लाख इंटू 280 डिवाइडेड बाई, कब हुआ था इम्प्रूवमेंट, December 7, December 7 यानी 7/8 का इंडेक्स देखो कितना है, 129। तो 5 lakhs डिवाइड बाई 129 मल्टीप्लाइड बाई 280, तो आएगा 10,85,271। और तीसरा जो है वो 4 lakhs है, इंटू 280 अपॉन जनवरी 15 यानी 14/15 हुआ, 14/15 का इंडेक्स देखो कितना है, 240। ये इंडाइसेस आपको दिए रहेंगे एग्जाम में, सो यू डोंट हैव टू मग अप द इंडाइसेस। ओके, 4 lakhs divided by 240 multiplied by 280 will give me 4,66,667। कर दो सब माइनस, तो 1,06,00,000 लेस 12,60,000 लेस 10,85,271 less 466,667 gives me
77,88,062 as long-term capital gains. Okay, simple. So if you were right, give yourself 6 out of 6. Haha. Feels good, na? Great. Okay. तो अभी तक जो हमने देखा ये क्या था कि ये नॉर्मल जो कैलकुलेशन है कैपिटल गेन का वो हमने देखा. कोई भी नॉर्मल एसेट अगर आप बेचोगे तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे. अब यहां से आज के लेक्चर में कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस पे अपन डिस्कशंस करेंगे. तो अब यहां से सिचुएशंस चेंज होगी और सिचुएशंस चेंज होने से हम कुछ डीमिंग फिक्शंस लगाएंगे. क्या लगाएंगे? डीमिंग फिक्शंस. तो कहीं पर हम ये कहेंगे कि सेल कंसिडरेशन एक्चुअल की जगह कुछ और लिया जाए. कभी हम कहेंगे कॉस्ट की जगह कुछ और लिया जाए. सो समटाइम्स विल अप्लाई देखो हमारे पास 4 ही चीज़ें हैं. पीरियड ऑफ होल्डिंग, सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट एंड अपने इम्प्रूवमेंट कॉस्ट. तो इसमें कहीं कहीं पर हम डीमिंग फिक्शंस लगाएंगे और एक डीमिंग फिक्शन ये भी लगाएंगे कि टैक्सेबिलिटी जो होती है वो कौन से प्रीवियस ईयर में होती है? ट्रांसफर वाले ईयर में, है ना. कैपिटल गेन टैक्स कौन से साल में होता है? जिस साल में ट्रांसफर होता है. लेकिन कुछ सिचुएशंस के अंदर हम क्या करेंगे कि कैपिटल गेन को ट्रांसफर जिस साल में हुआ उस साल में टैक्स ना करके किसी और साल में करेंगे. क्यों करेंगे उसका लॉजिक मैं आपको समझाते जाऊंगा हर एक सिचुएशन के अंदर. तो हम सिचुएशंस लेंगे और वो सिचुएशन में क्या डीमिंग फिक्शन लेना है वो भी हम देखेंगे और फिर उस पर एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला है 45(1)(a). अब ये 45(1)(a) जो है ये सब चार्जिंग सेक्शन के ही है. सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग यू कैन से. ओके. कैपिटल गेन इन केस ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम एन इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट. यानी हमारा कैपिटल एसेट अगर डैमेज या डिस्ट्रॉय हो रहा है, ट्रांसफर की डेफिनेशन में वो भी कवर्ड है ना, डिस्ट्रक्शन, डैमेज हमने देखा था. एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और एनी कन्वल्शन ऑफ नेचर यानी नेचुरल डिजास्टर्स. नेचुरल डिजास्टर बहुत आ रहे हैं, हरिकेन, साइक्लोन वगैरह. सुनामी भी आता है, वॉल्केनो भी आता है. तो ऑल काइंड्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. नंबर 2, राइट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंस, मैन मेड डिजास्टर्स. फिर एक्सीडेंटल फायर एंड एक्सप्लोजन, फैक्ट्री में आग लग गई, बॉम्ब फट गया, अभी टाटा स्टील में फटा रिसेंटली. और एक्शन बाय एन एनिमी यानी वॉर, एक्शन बाय एनिमी, पाकिस्तान के बॉम्बर्स ने हमारे यहाँ बॉम्ब डाल दिया 2-4. और एक्शन टेकन इन कॉम्बैटिंग एन एनिमी यानी उनके टेररिस्ट घुस गए थे हमारे यहाँ, फिर फायरिंग वायरिंग हुई तो हमारा ही फैक्ट्री जल गया बेचारा या जो भी हुआ, बिल्डिंग में आग लग गई. विद और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर. यानी देखो इसलिए मैंने टेररिस्ट का एग्जांपल लिया. तो टेररिज्म क्या है कि वॉर तो नहीं है, इट इज नॉट अ डिक्लेयर्ड वॉर बट स्टिल आप समझ गए, एनिमी तो है ही. तो वॉर के अंदर भी हो सकता है, वॉर के बिना भी हो सकता है, दोनों कवर्ड. तो अगर इतने रीजन से, 4 रीजन से, नेचुरल डिजास्टर्स, राइट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंस, एक्सीडेंटल फायर एक्सप्लोजन एंड एक्शन टेकन बाय एनिमी और कॉम्बैटिंग एन एनिमी. अब ये देखो ये एग्जॉस्टिव प्रोविजंस है. लॉ पढ़ते वक्त ये चीज़ों को बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि जो प्रोविजन दिया है वो इंक्लूसिव है कि एग्जॉस्टिव है. तो ये एग्जॉस्टिव है, यहां बाजू में आप लिख दो एग्जॉस्टिव. और एक लॉजिक, एक जनरल लॉजिक मैं आपको देता हूं लॉ के अंदर कि जब भी कोई डीमिंग फिक्शन होता है ना, डीमिंग फिक्शन जैसे ये डीमिंग फिक्शन है, 45(1)(a) इज अ डीमिंग फिक्शन. फिक्शंस है, फिक्शन यानी क्रिएशन ऑफ लॉ, नेचुरल से हटकर जो होता है उसको हम फिक्शन कहते हैं. नॉवेल्स भी आते हैं, फिक्शनल नॉवेल्स.
यस। तो डीमिंग फिक्शंस हमेशा एग्जॉस्टिव ही माने जाते हैं, हमेशा एग्जॉस्टिव ही माने जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या, देखो एक एग्जांपल देता हूं कि आपने मेरे सामने आइसक्रीम रखा, मैंने कहा नहीं ये तो कस्टर्ड है। आपने कहा सर क्या आप बात कर रहे हैं, आइसक्रीम है ये, झगड़ा हुआ हमारा। तो मैंने कहा मैं टीचर हूं तुम स्टूडेंट हो ना, तो मेरे पास ओवरराइडिंग इफेक्ट है तुम्हारे ऊपर। मैं कहता हूं आई डीम आइसक्रीम टू बी कस्टर्ड, आई डीम आइसक्रीम टू बी कस्टर्ड। आप कहेंगे सर सुबह सुबह खाने पीने के एग्जाम्पल ले रहे, हमको भूख लग रही। डोंट वरी। तो मैंने कहा आई डीम आइसक्रीम टू बी कस्टर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? फिर आप मेरे सामने समोसा लेके आए, तो क्या वो भी कस्टर्ड हो गया? क्या मेरा डीमिंग फिक्शन वहां भी लग गया? फिर आपने और कुछ लेके आया उसको भी लग गया? नहीं, सिर्फ आइसक्रीम को लगेगा, क्योंकि डीमिंग फिक्शन में मैंने आइसक्रीम लिखा है ना, आई डीम आइसक्रीम टू बी कस्टर्ड। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? डीमिंग फिक्शंस आर ऑलवेज एग्जॉस्टिव इन नेचर। ये आपको देखो मैं बता दूं मिस्टेक कहाँ नहीं करने का। तो ये 4 वजह दी है ना, वजह वजह फॉर डिस्ट्रक्शन। पॉइंट क्या है? डिस्ट्रक्शन, ये ट्रांसफर है, डैमेज और डिस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर। कौन सी वजहों से? ये 4 वजहों से। तो अगर कोई डैमेज या डिस्ट्रक्शन हुआ मान लो, लेकिन ये 4 वजहों से नहीं हुआ, नॉट बिकॉज ऑफ दीज 4 रीजंस बट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, और हमें इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन भी मिला, तो क्या फिर उसको हम टैक्स करेंगे इस क्लॉज के अंदर? तो आंसर है नो। देन इट मे कम अंडर सम अदर क्लॉज, इफ इट कम्स तो वहां टैक्स हो सकता है, लेकिन इस क्लॉज में 1A जो है 45(1)(a, इसके अंदर तो नहीं होगा। आए समझे? तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन कोई और वजह से है, ये 4 वजहों से नहीं है, और आप मस्त कैलकुलेशन करके आएंगे कट 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 कट, अरे क्या सिंपल क्वेश्चन आया था, बाद में पता चलेगा कि आंसर गलत था। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करना ही नहीं था, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन है वो ये 4 वजहों से ना हो करके कोई और वजह से था, तो वो कवर्ड ही नहीं है ना, तो उसमें 45(1)(a लगेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ट्रांसफर की डेफिनेशन में काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया कि ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या है। पहले तो सेल है, सेल एक्सचेंज रिलिंक्विशमेंट, और दूसरा है एक्सटिंग्विशमेंट। लेकिन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स होता है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एसेट बाय इटसेल्फ ट्रांसफर नहीं होता। याद आ रहा है ना? वेरी गुड, पढ़े थे अपन ने। तो ये वो वाला पूरा केस है, मैंने बताया था आपको वहां कि क्यों ये इस सेक्शन का इजाद हुआ, ये क्यों आया, ये भी मैंने आपको समझाया था। वेरी गुड, सब याद रखते हैं आप, एक्सेलेंट। तो ये एग्जॉस्टिव है। चलो आगे चलूं मैं। वेरी गुड। तो अगर इस तरह से डिस्ट्रक्शन होता है कोई भी एक कैपिटल एसेट का, ठीक है, और उसमें आपको इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट मिल रहा है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय दीज रीजंस, देन हियर आर द डीमिंग फिक्शंस। सेल कंसिडरेशन विल बी डीम्ड टू बी द इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन। ये डीमिंग फिक्शन है पहला, कि सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे, जो इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन हुआ है डिसाइड वो लेंगे, जो कि अगर मनी में है तो मनी लेंगे, और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया कि आपका एक एसेट को रिप्लेस करके दूसरा एसेट दे दिया, तो वो जो दूसरा एसेट मिला है उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा। अगर रिप्लेसमेंट है तो फिर दूसरा जो एसेट हमें मिला उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो अपन लेंगे। ओके। और दूसरा डीमिंग फिक्शन है कि इसको चार्जेबल कौन से साल में करेंगे। तो दिस इज वन डीमिंग फिक्शन, दिस इज सेकेंड डीमिंग फिक्शन। चार्जेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच मनी और अदर एसेट वाज रिसीव्ड, यानी अगर समझ लो कि मेरा डैमेज जो हुआ है एसेट वो 2017-18 में हुआ है, लेकिन जो कॉम्पनसेशन मिला इंश्योरेंस कंपनी से वो मिला 2018-19 में, तो हम टैक्सेबिलिटी कौन से साल में करेंगे, 18-19 में। द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम विल अराइज
इन द ईयर 1819। लेकिन अब एक पॉइंट गौर करो, कॉन्सेंट्रेट करो, मिस्टेक नहीं करना एग्जाम में। क्या है कि अगर ये एसेट लॉन्ग टर्म है तो आप इंडेक्सेशन देंगे, तो न्यूमरेटर में जो इंडेक्सेशन हम लेते हैं वो 18-19 का लेंगे क्या, कि 17-18 का लेंगे? टैक्सेबिलिटी तो 18-19 में है। अब टैक्सेबिलिटी 18-19 में है तो अपन मिस्टेक क्या करेंगे कि अपन न्यूमरेटर में जो इंडेक्स लेंगे वो भी 18-19 का ले लेंगे, 280, और मार्क्स हो जाएंगे 0। इंडेक्सेशन का जो फॉर्मूला है उसमें न्यूमरेटर में जो इंडेक्स आता है वो कौन से साल का आता है? ईयर ऑफ ट्रांसफर, द ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। एंड ट्रांसफर यहां पे क्या है? डैमेज। डैमेज इज ट्रांसफर, नॉट व्हेन यू रिसीव इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन, डैमेज इज द ट्रांसफर। तो न्यूमरेटर में इंडेक्स हमें कौन सा लेना पड़ेगा? 1718 का, द ईयर ऑफ डैमेज। गॉट इट? वेरी गुड, हो गया, काम हो गया अपना। चलो कैलकुलेशन करते हैं। जितनी बातें समझने की थी समझ गए। टैक्सेबिलिटी कौन से साल में होगी? जब कॉम्पनसेशन मिलेगा। इंडेक्सेशन कहां तक देंगे? डैमेज तक। ओके, डन। तो देखो, मिस रामिया acquires a building on 3rd March 4 for 33 lakhs. Very good. The same was destroyed in earthquake on 26th October 17. तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक आएगा? 3rd March 2004 से लेकर के 26th October 17. दिस इज योर पीरियड ऑफ होल्डिंग। याद रखो, पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, not up to the date of receipt of compensation. Okay, very good. And she receives insurance compensation of 80 lakhs on 7th May 18. तो ये जो 7th May 18 है ये सिर्फ टैक्सेबिलिटी का ईयर डिसाइड करने के लिए। तो टैक्सेबिलिटी विल अराइज इन द ईयर 1819, previous year. Compute the capital gain on the assumption that the stamp value was 85 lakhs. ओहो, इस बिल्डिंग का स्टैम्प वैल्यू 85 लाख है, इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन अपने को 80 लाख मिला है। अब बताओ क्या ले? व्हाट विल बी टेकन एज सेल कंसिडरेशन? 80 के 85, 80 के 85। जल्दी बताओ, वक्त कम है अपने पास। 85 है। अब आप लोग कैलकुलेटर में निकालेंगे और करेंगे 80 इंटू 105%। चलो कर लो, 80 इंटू 105% कितना आता है? 84 आता है। और 85 84 से ज्यादा है, तो क्या अपन 85 लेंगे? नो, नहीं। तो ये बात भी यहां अच्छे से समझ लो, ये खास मैंने डाला है पॉइंट। इसमें एक बात समझने की है कि 45(1)(a is a deeming fiction for sale consideration. Sale consideration is deemed to be the insurance compensation received, है ना? तो इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन को अपन सेल कंसिडरेशन मान रहे हैं, ये ऑलरेडी एक डीमिंग फिक्शन है। और 50C जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा अपन ने कि जिसमें स्टैम्प वैल्यू को लेना पड़ता है, वो भी एक डीमिंग फिक्शन है। तो दो डीमिंग फिक्शन एक साथ लग सकते हैं क्या? आंसर इज नो, ऐसा नहीं हो सकता। दो डीमिंग फिक्शन एक साथ नहीं लगते। तो 50C जो है, याद रखो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 50C जो अपन लगाते हैं, यानी जहां पर अपन स्टैम्प वैल्यू को लेते हैं, वो सिर्फ उस केस में लिया जाएगा जब एक्चुअल सेल कंसिडरेशन हम लेते हैं। यानी बिल्डिंग मैंने नॉर्मल कोर्स में बेचा है तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन आता है। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन जहां पे आता है वहां पर फिर अपन स्टैम्प वैल्यू से कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर सेल कंसिडरेशन ऑलरेडी कोई डीमिंग फिक्शन में लिया जा रहा है, जैसे ये अपन ने शुरू किया अभी 45(1)(a, इसके बाद और देखेंगे बहुत सारे 45, 2, 3, 4, 5। तो जब भी डीमिंग फिक्शन पे लिया गया है तो वहां पर फिर 50C अप्लाई नहीं होगा। अंडरस्टूड? वेरी गुड। तो चलो, तो यहां स्टैम्प वैल्यू अपने को नहीं लेने का है। लिखो पीरियड ऑफ होल्डिंग 3rd March 04 to 26th October 17, more than 24 months, therefore long term capital asset.
सेल कंसिडरेशन लिख दो अंडर सेक्शन 45(1)(a) यानी कि डीमिंग फिक्शन। सेक्शन लिख दिया तो काम चल जाता, फिर थियरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 80 lakhs। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 33 लाख और 2004 का है, यानी 2001 के बाद का है, तो रिप्लेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा अपन 33 lakhs लेंगे। इनटू कर देंगे न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या लूँगा मैं? देखो अक्टूबर 17 का लेंगे अपन, तो 17 यानी 17-18। जाओ इंडेक्स निकालो। 17-18 का इंडेक्स क्या है? 272। तो न्यूमरेटर में आएगा 272 डिवाइडेड बाई 34। मार्च 4 यानी 34, तो 34 का देखो कितना है? 34 का है 109। करो 33 lakhs divided by 109 and multiplied by 272 gives me 82,34,862। यानी लॉस आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ गेन लिखा है उसको लॉस कर दो, जी को काट के एल कर दो। कितना? 2,34,862 का लॉस आ गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। कौन से साल में आएंगे? टैक्सेबल यानी कि कंप्यूटेबल। यहाँ किस साल में हम इसको कंप्यूट करेंगे? इन द प्रीवियस ईयर 18-19। एक बात यहाँ साथ साथ मैं आपको समझा दूं, अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट हो जो डिस्ट्रॉय हुआ है, तो फिर उसका कैलकुलेशन इस तरह से नहीं करेंगे। उसमें क्या करेंगे कि जो भी इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन मिला है वो अपन ब्लॉक में से माइनस कर देंगे। वो आपको याद है ना, ब्लॉक में से कैसे माइनस करते हैं हम? तो डेप्रिशिएबल एसेट का अगर डिस्ट्रक्शन है और इंश्योरेंस मिला है तो उसको अपन ब्लॉक में से माइनस करेंगे। फिर वहाँ अगर गेन आया, लॉस आया, जो भी आया वो आएगा, और वो शॉर्ट टर्म रहेगा। ब्लॉक पे जो गेन आता है वो हमेशा क्या होता है? शॉर्ट टर्म, उसमें लॉन्ग टर्म नहीं आता। लेकिन यहाँ जो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट। ओके, दिस इज अ नॉर्मल कैपिटल एसेट, नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस सोफिया, कौन है मालूम नहीं मुझे, ऐसे ही नाम है सोफिया, नाम अच्छा है सोफिया। एक्वायर्स an asset on 10 January 2 for 20 lakhs and destroyed by fire on 11/12/15। 11/12/15 यानी कौन से साल में डिस्ट्रक्शन है? 15-16 में डिस्ट्रक्शन है। The company, insurance company, replaces the destroyed asset with another asset having market value of 53 lakhs on 5th August 18। यानी टैक्सेबिलिटी आएगा 18-19 में, और ये 53 लाख जो है इसको हम मानेंगे सेल कंसिडरेशन। कंप्यूट कैपिटल गेन, वेरी सिंपल, कोई भी कर सकता है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आएगा 10 जनवरी 2002 से लेकर के 11 दिसंबर 15। मोर देन एसेट लिखा है यार, ये कौन सा एसेट है मालूम नहीं, तो 24 मंथ्स ले के 36 मंथ्स ले, आपको दिया नहीं है तो 36 लेते हैं। जो भी लो, वैसे तो लॉन्ग टर्म ही है, काफ़ी लंबा है, 2002 से 2015। चलो करते हैं। तो ये आप डेट्स लिख दो और फिर लिख दो मोर देन 36 मंथ्स, देयरफॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सेल कंसिडरेशन वही आ गया 53 lakhs, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है उसको इंडेक्स करेंगे अपन, तो कॉस्ट कितना दिया है? 20 लाख, और 15-16 का है, नहीं जनवरी 2002 यानी 0102 का है 20 लाख, तो 20 lakhs इनटू न्यूमरेटर में क्या लेंगे अपन? 15-16 यानी 254, और डिनोमिनेटर में लेंगे अपन 0102 का 100। 12 का तो 100 ही आता है ना, 12 ही है ना, या 12 का 100। करो 20 lakhs
डिवाइड बाई 100 multiplied by 254, 50,80,000. So there is a gain of 2,20,000 and taxable in the previous year 1819. डन, वेरी गुड। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज 45(2). ये भी डिमिंग फिक्शन है, ये पूरे डिमिंग फिक्शन चलेंगे, 45(1)(a), 45(2), 3, 4, ठीक है, 5। तो 45(2) है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। वो बिजनेस हेड में एक पॉइंट देखा था अपन ने, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, है ना। तो वो कैपिटल एसेट को भी जब बाद में बेचोगे तो कैपिटल गेन कैसा आएगा वो भी अपन देखेंगे यहाँ। तो अपन दोनों देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड एंड स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, दोनों आएंगे। तो अभी अपन पहले डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इसकी पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी, है ना, ट्रांसफर की डेफिनेशन में कि कन्वर्जन है तो कन्वर्जन बेसिकली असेसी तो वही रहता है ना, फारूक ने अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। अभी असेसी तो मैं ही रहा, तो ओनरशिप तो चेंज नहीं होती, ओनरशिप चेंज नहीं होती तो कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ट्रांसफर नहीं है। फिर गवर्नमेंट ने ये सेक्शन बनाया डीमिंग फिक्शन और उसमें लिख दिया, एक तो अमेंडमेंट 247 में किया कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज डीम्ड टू बी ट्रांसफर, और उस पर जो कैपिटल गेन निकालना है, कैलकुलेशन करना है, उसके लिए 45(2) बनाया। सो लेट्स स्टडी। तो इसमें डीमिंग फिक्शंस क्या है देखो, पहला है चार्जेबिलिटी, चार्जेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। वेरी इंटरेस्टिंग, यानी मैंने एक कैपिटल एसेट एक्वायर किया है, मान लो 2005 में, उसको कन्वर्ट किया है 2009 में, ओके, और उसको सेल किया है, स्टॉक सोल्ड इन 2018। अब इंटरेस्टिंग बातें समझ लो, हाँ। तो अपन टैक्सेबिलिटी कौन से साल में करेंगे, नहीं, जो ये कन्वर्जन डीम टू बी ट्रांसफर है, तो ट्रांसफर ये है, याद रखो, कन्वर्जन इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, तो दिस इज द ट्रांसफर। तो अपना जो पीरियड ऑफ होल्डिंग आएगा ना, वो यहां से यहां तक ही आएगा, बस 2005 से 2009, दिस इज माई पीरियड ऑफ होल्डिंग। ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी रहेगा सिर्फ इतना ही रहेगा। फिर अपन जो इंडेक्सेशन भी देंगे लॉन्ग टर्म होने से, तो वो सिर्फ 2005 का जो न्यू डिनोमिनेटर में लेंगे इंडेक्स, और 2009 का न्यूमरेटर में लेंगे, तो इंडेक्सेशन इतना ही मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। लेकिन यहां जो भी कैपिटल गेन निकल जाएगा इस कैलकुलेशन में, जो भी कैपिटल गेन निकलेगा, लॉन्ग टर्म गेन लॉस जो भी आएगा, वो कंप्यूट किस साल में करेंगे, 2018 में। तो टैक्सेबिलिटी will arise in 2018 when the stock in trade is finally sold। और अगर स्टॉक इन ट्रेड आप पार्ट पार्ट में अलग अलग साल में बेचोगे, तो यहां मान लो कि कैपिटल गेन आ गया 100 रुपए, और आपने स्टॉक इन ट्रेड 50% अगर 2018 में बेचा और 2020 में बैलेंस 50% बेचा, स्टॉक इन ट्रेड तो कट कर करके भी बेच सकते हैं ना मन। तो फिर क्या होगा, फिर जो कैपिटल गेन है वो प्रोपोर्शनेटली टैक्स होगा, 50% यहाँ, 50% यहाँ। तो 100 है तो 100 का 50% 50 एंड 50% 50। तो ये 100 रुपए जो कैलकुलेट हो जाएगा इधर कैपिटल गेन, उसको टैक्स कब करेंगे, जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। और अगर स्टॉक इन ट्रेड 2-3 साल में डिवाइड होकर बिक रहा है, तो फिर टैक्सेबिलिटी कैसे आएंगी, प्रोपोर्शनेटली। समझ में आया।
बहुत सिंपल है। अच्छा, फिर सवाल है कैपिटल गेन निकालने के लिए सेल कंसिडरेशन भी चाहिए ना, तो कन्वर्जन में सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? बहुत सिंपल, डीमिंग फिक्शन, फेयर मार्केट वैल्यू। तो देखो इतने सारे पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है। ऑल डीमिंग पॉइंट्स चार्जेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड, okay, and if it is sold in different years then proportionate. Number 2, period of holding will be date of acquisition to the date of conversion. period of holding सिर्फ इतना ही जाएगा। इंडेक्सेशन भी जो है वो 2005 से 2009 तक ही मिलेगा। थर्ड पॉइंट, इंडेक्सेशन विल बी अलाउड फ्रॉम द date of acquisition to the date of conversion. And sale consideration will be the fair market value of the asset on the date of conversion. ये conversion के दिन जो fair market value होगा वो उसका sale consideration माना जाएगा। सिंपल। अब एक चीज जो है नहीं लिखी है वो भी आप समझ लो कि ये fair market value जो यहां रहेगा उसको अपन sale consideration for capital asset मानेंगे। वही fair market value फिर बनेगा cost of stock in trade। समझ में आ रहा है? जो फेयर मार्केट वैल्यू यहां पर है उसको यहां तो सेल कंसिडरेशन मानेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, और वही फेयर मार्केट वैल्यू जो स्टॉक इन ट्रेड बना है उसका कॉस्ट माना जाएगा। तो फिर वो स्टॉक इन ट्रेड जो आप यहां बेचते हो तो उसका जो प्रॉफिट है यहां से यहां तक का जो प्रॉफिट होगा वो बिजनेस इनकम ट्रीट होगा। क्या ट्रीट होगा? बिजनेस इनकम। समझ में आया सब? रेडी? तो चलो इमीडिएटली इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं तो सारी चीजें सीमेंट हो जाएंगी। वेरी सिंपल पॉइंट्स। तो देखो पहला केस दिया है झुंपा। झुंपा एक्वायर्ड गोल्ड ज्वेलरी ऑन 10/10/96 फॉर 4 lakhs। ओहो 2001 के पहले का सिचुएशन है, कोई बात। इट्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1401 इज 7,50,000। तो कॉस्ट क्या लेंगे अपन? 4 लाख की जगह कॉस्ट क्या लेंगे? 7,50,000। फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर, तो ये बन जाएगा अपना कॉस्ट। वेरी गुड, ऑफ द ज्वेलरी। नाउ शी कन्वर्ट्स दिस ज्वेलरी इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन 15th March 13, 15 मार्च 13, यानी कौन से साल में? 12-13। सॉरी 12-13 में उसने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया। जब उसका फेयर मार्केट वैल्यू देखो कितना है? 70 लाख। तो ये 70 लाख क्या बन जाएगा? सेल कंसिडरेशन। शी ट्रांसफर्स द ज्वेलरी ऑन 17/7/18। ये एक्चुअल ट्रांसफर है, यानी कि स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। तो यहां पे टैक्सेबिलिटी अराइज होगी, टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम ऑल्सो। दोनों टैक्सेबल कौन से साल में होंगे? 18-19 में। और ये जो सेल है 98, तो ये 98 जो है ये बिजनेस इनकम में जाएगा। तो ये स्टॉक का जो फेयर मार्केट वैल्यू है ये कैपिटल गेन निकालने के लिए सेल कंसिडरेशन लेंगे और बिजनेस हेड के लिए इसको कॉस्ट मानेंगे। तो ये जो इनकम आपने अर्न की 70 लाख से 98 यानी 28 लाख, ये बिजनेस इनकम आ जाएगा। 28 लाख विल बी ऑफ बिजनेस इनकम। और कैपिटल गेन अपने को निकालना पड़ेगा इंडेक्सेशन वगैरह सब करके। तो चलो करते हैं, कितना सिंपल रहता है देखो। तो मैंने कहा ना अल्टीमेटली है वही 4 स्टेप्स, पीरियड ऑफ होल्डिंग तक। सिर्फ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डीमिंग फिक्शंस अप्लाई करके अपने को कैलकुलेट करने का है। ऐसे 25-30 सिचुएशंस है पूरे चैप्टर में, तो उतने आपको याद रखने का बस, और क्या है। वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट चैप्टर ऑफ ऑल। तो चलो लिखो पीरियड ऑफ होल्डिंग 10/10/96 to 15th March 13। और ज्वेलरी में कितना समय देखना पड़ता है? ज्वेलरी में अपने को देखना पड़ेगा 36 मंथ्स। सो मोर देन 36 मंथ्स, therefore लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ओके, फिर सेल कंसिडरेशन लिख दो अंडर सेक्शन 45(2) फेयर मार्केट वैल्यू कितना था? 70 lakhs।
फिर कॉस्ट को माइनस करो तो इंडेक्स कॉस्ट, तो कॉस्ट पहले क्या लेंगे अपन, वो रिप्लेस करके 7.5 लाख इनटू, अगेन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको टैक्सेबल कब करने वाले अपन, जब स्टॉक को बेचेंगे, लेकिन इंडेक्सेशन कहां तक देंगे, सिर्फ ये डेट ऑफ कन्वर्जन तक, फेब्रुवरी 13, यानी कौन सा साल, 12-13। तो न्यूमरेटर में आप लेंगे 12-13 का इंडेक्स जो है 200 और डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 2001 के पहले का है। तो लो 7.5 लाख डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 200। कितना सिंपल था, मैं भी कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, पागल हूँ। 7.5 लाख का डबल कर दो, 15 लाख। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 55 लाख। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल कब होगा, इन द प्रीवियस ईयर 18-19, that is the year in which the stock in trade is ultimately sold. फिर उसका बिजनेस इनकम भी निकालो, बिजनेस इनकम भी कौन से प्रीवियस ईयर में आएगा, वही 18-19 में। सेल कंसिडरेशन 98 lakhs एंड उसका कॉस्ट है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन डेट, दैट इज 70 lakhs। तो 28 lakhs जो है ये आ गया तुम्हारा बिजनेस इनकम। डन। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, जो भी एसेट है पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया स्टॉक में और बाद में उसको अपन ने एक साथ बेच दिया। अब अगर उसको पार्ट पार्ट में बेचोगे तो कैसे करना, तो वो भी देखते हैं, बहुत सिंपल रहता है, कैलकुलेशन वही रहेगा, सिर्फ अगर स्टॉक इन ट्रेड को पार्ट पार्ट में बेचोगे तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, और क्या। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर हैरी acquired a plot of land of 1000 square meters in Mumbai on 1106 at a cost of 7 lakhs. बहुत अच्छी बात है। He converts the said land into stock in trade on 1/2/10, यानी कौन से साल में, 9-10 प्रीवियस ईयर में उसको कन्वर्ट किया है, जब उसका फेयर मार्केट वैल्यू था 98 lakhs और उसका स्टैम्प वैल्यू था 99 lakhs। तो अपन स्टैम्प वैल्यू को कंसिडर करेंगे क्या, अब इस केस में तो वैसे मेरे को 105% से कम दिख रहा है, तो खैर वैसे भी नहीं करेंगे, लेकिन मान लो 105% से ज़्यादा भी होता, चलो इसको अपन ज़्यादा कर देते, 99 को काट के आप कर दो 105 lakhs। तो फिर क्या करेंगे, क्या हम स्टैम्प वैल्यू को लेंगे, नहीं, बिल्कुल सही, यानी आपको याद है, वेरी गुड। तो मैंने कहा ना, जब सेल कंसिडरेशन डीमिंग फिक्शन में लिया जा रहा है, यहां डीमिंग फिक्शन है ना, 45 डीम कर रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू जो था उसको डीम करो सेल कंसिडरेशन, तो यहां पर स्टैम्प वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। ओके गुड। तो अपन 98 लाख से चलेंगे, तो इतने से अपने को कैपिटल गेन तो निकल जाएगा। फिर आगे बोलता है कि ही ट्रांसफर 60% ऑफ द लैंड ऑन 119 यानी कौन सा साल हो गया ये, 18-19, फॉर 69 lakhs, स्टैम्प वैल्यू 83 lakhs। तो ये बिजनेस इनकम में जाएंगे, ठीक है। कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हैरी अराइजिंग फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शंस। अच्छा 60% लैंड बेचा है, बाकी 40 तो अभी तक बेचा ही नहीं है, बाकी 40 उसके पास होगा, बाद में बेचेंगे। तो पॉइंट यह है कि 60% लैंड ही ट्रांसफर किया है, तो यहां से जो अपन कैपिटल गेन निकालेंगे उसमें से अभी कितना टैक्स करेंगे, 18-19 में कितना टैक्स करेंगे अपन, ओनली 60%, और बाकी जो 40% कैपिटल गेन बच जाएगा उसका क्या करेंगे, करेंगे ना टैक्स बाद में, जब वो बेचेंगे तब करेंगे। तो देखो लेट्स कैलकुलेट, बहुत सिंपल रहता है। तो कैपिटल गेन पहले जो निकालेंगे वो पूरे पे निकालेंगे, फुल लैंड जो कन्वर्ट हुआ है, तो कितना कन्वर्ट किया उसने, 1000 स्क्वायर मीटर्स पूरा कन्वर्ट किया है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आएगा 1106 से लेकर के
कन्वर्जन तक, कन्वर्जन है 1:10 और लैंड है तो मोर देन 24 मंथ्स देखेंगे, मोर देन 24 मंथ्स है, देयरफॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे, 98 lakhs, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू, लेस इंडेक्स कॉस्ट करेंगे तो इंडेक्स कॉस्ट कितना है, 7 लाख कॉस्ट है तो 7 लाख ले लो, इनटू 9-10 में कन्वर्जन है तो अपन ये न्यूमरेटर इंडेक्स 9-10 का लेंगे, 9-10 का इंडेक्स है 148 और डिवाइड करेंगे अपन जनवरी 2006, जनवरी 2006 ने कौन सा हुआ 5-6, तो 5-6 का इंडेक्स देखो कितना था 117, तो 148 अपॉन 117, चलो करो, 7 lakhs divided by 117 multiplied by 148 is equal to 885470, तो कैपिटल गेन कितना आएगा 89,14,530, यह है तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा फुल। लेकिन अभी इसमें से अपन टैक्स कितना करेंगे, व्हाट विल बी द टैक्सेबिलिटी इन द ईयर, अच्छा यहाँ दिया नहीं है तो इसके नीचे आप लिखो फिर टैक्सेबल in the previous year 18-19, 60% of 89,14,530 is equal to 53,48,718। आया तो इतना अपन 18-19 में टैक्स करेंगे 60%, बिकॉज 60% लैंड हैज बीन सोल्ड राइट नाउ। ओके, फिर बिजनेस इनकम भी निकालते हैं, तो बिजनेस इनकम में क्या करना पड़ेगा अपने को, सेल कंसिडरेशन, तो सेल कंसिडरेशन कितना है देखो, बाद में 69 लाख में बेचा उसने, 60% लैंड को 69 लाख में बेचा, लेकिन उसका स्टैम्प वैल्यू जो है वो 83 lakhs, तो यहां अपन 69 को रिप्लेस करके कितना लेंगे 83 lakhs। कौन से सेक्शन के अंदर, वो उधर बिजनेस हेड का सेक्शन 43CA, याद होगा आप लोगों को, वेरी गुड, तो 43CA लगाएंगे। एक्चुअल और स्टैम्प वैल्यू यानी वही 105% से ऊपर है ही ना, 105% से काफी ऊपर दिख रहा है, तो अपन 83 lakhs ले लेंगे और उसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे। कॉस्ट क्या लेंगे अपन, वो जो फेयर मार्केट वैल्यू था ना वो कॉस्ट बनता है, तो फेयर मार्केट वैल्यू कितना था 98 लाख था, लेकिन ये 98 लाख जो है ये पूरे लैंड का कॉस्ट है, अपन ने तो 60% बेचा, तो अभी अपन कॉस्ट क्या लेंगे 98 लाख का 60%। अब ये सब मैथमेटिक्स है, हाँ लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, इसमें मिस्टेक नहीं करने का, इसमें लॉ कुछ भी नहीं है, इट्स प्योर मैथ्स। तो 98 लाख का 60% ले लो, 60% ऑफ 98 lakhs, $58 lakh 80,000। So 24 lakh 20,000 is my business income in the previous year 18-19।
है ना मजेदार। सारे सेक्शन एक साथ याद रखने का है, तब कैलकुलेशन होगा। हो गया। तो चलो फिर तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 इलस्ट्रेशंस मैंने लिए इसमें, कवरिंग ऑल प्रोबेबिलिटीज। पहला सिंपल था कि एक एसेट है, उसको पूरा का पूरा स्टॉक में कन्वर्ट किया और पूरा का पूरा एक साथ बेच दिया। दैट इज द सिंपलेस्ट वन। दूसरा क्वेश्चन था कि पूरे एसेट को कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन बाद में बेचा पार्ट पार्ट में। अब तीसरा सवाल अपन ऐसा लेंगे जिसमें एक एसेट है हमारे पास, उसमें पूरा मैंने कन्वर्ट नहीं किया है स्टॉक में, थोड़ा सा कन्वर्ट किया, यानी पार्ट ऑफ माय एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन एंड देन इट इज सोल्ड, और बाकी जो पार्ट है वो कैपिटल एसेट है अभी भी, वो भी फिर बेचा है। तो पार्ट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन सोल्ड, पार्ट कैपिटल एसेट सोल्ड एज इट इज। तो वो एक कैलकुलेशन अपन करते हैं तीसरे इलस्ट्रेशन में। और चौथा एक इलस्ट्रेशन हो सकता है जो फिर आप समझ जाओगे, खुद सॉल्व कर सकते हो, कि मेरे पास एक एसेट है जिसमें से पार्ट कन्वर्ट किया, और जो पार्ट कन्वर्ट किया उसको भी बाद में पार्ट पार्ट में बेचा। तो कुछ नहीं, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज है, अलग अलग सिचुएशंस है। लॉ आपको समझ में आ गया तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। मिस चंपा चंपा एक्वायर्स गोल्ड एट द कॉस्ट ऑफ 20 लाख। तो गोल्ड यानी गोल्ड ब्रिक वगैरह उसने एक्वायर किया होगा, बिस्किट्स ब्रिक जो भी है। ऑन 13th May 2008 and converts half into stock in trade on 15 December 10। आधे को कन्वर्ट किया, यानी आधे को मेल्ट करके ज्वेलरी बना के बेचाऊंगा दुकान में, यानी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ हाफ, यानी जितना कन्वर्ट हुआ उसी का फेयर मार्केट वैल्यू 35 लाख था, तो ये बनेगा उसका सेल कंसिडरेशन। शी सेल्स कंप्लीट गोल्ड, तो कंप्लीट यानी जो स्टॉक इन ट्रेड है वो भी, और जो आधा अभी भी कैपिटल एसेट बचा हुआ है वो भी, ऐसे मिलाकर सब कुछ उसने बेच दिया ऑन 15 अक्टूबर 18 यानी 1819 में फॉर 98 lakhs। कंप्यूटर कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम अकॉर्डिंगली। 6 मार्क का क्वेश्चन है ये, दिखने में छोटा है लेकिन काफी कैलकुलेशन है इसमें। तो पहला कैलकुलेशन अपन क्या करेंगे कि जो आधा उसने कन्वर्ट किया स्टॉक में वो एक कैपिटल गेन आएगा, फिर उसको जब बेचा तो उस पर बिजनेस इनकम आएगा, और जो आधा बचा हुआ है इस कैपिटल एसेट उसको भी बेचा तो उस पर भी कैपिटल गेन आएगा। तो 2 कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है और एक बिजनेस इनकम कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है? हाफ कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो वो कन्वर्जन पे कैपिटल गेन आएगा, फिर लेटर ऑन सोल्ड तो बिजनेस इनकम आएगा, एंड द अदर हाफ विच इज कैपिटल एसेट इज सोल्ड, तो उस पर कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन कन्वर्जन वाला निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में पहला पॉइंट वही दिया है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन, यानी 45(2) के अंदर। अच्छा लिखा ही है 45(2), वेरी गुड। पीरियड ऑफ होल्डिंग लो, परचेज कब है? 13 मई 2008, वहां से लेकर के कन्वर्जन वाले पे निकाल रहे, तो 18 तक लू के 10 तक लू? 10 तक लेना पड़ेगा, टू 15 दिसंबर 10, क्योंकि ये कन्वर्जन वाला केस। पीरियड ऑफ होल्डिंग देखो कितना आ रहा है। गोल्ड है तो गोल्ड में 36 मंथ्स लेना पड़ता है। अब देखो 36 से ज्यादा है कि कम है? कम है। दिस इज लेस देन 36 मंथ्स, लेस देन 36 मंथ्स है, इसलिए ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ओके, शॉर्ट टर्म है, 36 मंथ से पीरियड ऑफ होल्डिंग कम है। फिर सेल कंसिडरेशन ले लो, सेल कंसिडरेशन उसका दिया है 35 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। ऐसे नरेशंस जितने लिख सको उतने लिखो, एग्जाम में अच्छा रहता है।
सेक्शन नंबर याद है तो सेक्शन नंबर लिख दो, फेयर मार्केट वैल्यू अंडर सेक्शन 45(2) तो काम हो जाता। नहीं तो सेक्शन नंबर याद नहीं है तो फिर आपको पूरा नरेशन लिखना पड़ेगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द कन्वर्जन डेट 35 lakhs। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लूँ मैं? मैथमेटिकल गलतियां बहुत करोगे आप लोग, हाँ ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन से करने का। 20 लाख लूँ? 20 लाख? अरे नहीं मेरे भाई, 20 लाख थोड़ी लूंगा, ये मैं कन्वर्जन जितना हुआ उस पर निकाल रहा हूँ ना। सो दिस इज हाफ ऑफ गोल्ड, और ये 20 लाख जो है ये पूरे गोल्ड का कॉस्ट, तो मेरे को हाफ लेना पड़ेगा। 20 लाख का हाफ कितना आएगा? 10 lakhs। तो आप इसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ 20 lakhs, या सीधा भी लिख सकते हैं 10 lakhs। और यहाँ कोई इंडेक्सेशन का तो सवाल ही नहीं आता क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म इंडेक्सेशन मत दे देना कभी एग्जाम में गलती से। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 25 lakhs। और ये टैक्सेबल कौन से साल में होगा? लिख दो टैक्सेबल इन विच प्रीवियस ईयर, टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच दिस स्टॉक इज सोल्ड, यानी 18-19। तो एक कैलकुलेशन 2010 में हो रहा है, लेकिन टैक्सेबिलिटी कब हो रही है? 18-19 में। फिर बिजनेस इनकम आएगा उसी पे जो कन्वर्ट जो स्टॉक है, बिजनेस इनकम ऑन स्टॉक ऐसे लिख दो। तो वो कितने में बिका फिर? शी सेल्स कंप्लीट गोल्ड फॉर 98 lakhs। ये 98 लाख पूरे का है, तो अपने को आधे का निकालना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक तो आधा है ना। तो 98 लाख का आधा कितना होता है? 98 डिवाइड बाई 2, 49। 98 lakh into half, 49 lakhs, and cost is 35 lakhs. So therefore 14 lakhs is your business income। ये भी कौन से साल में आएगा? 18-19 में। ओके सिंपल। और फिर वो दूसरे वाले पे निकालेंगे अपन, जो अभी भी 50% कैपिटल एसेट अपने पास है उस पे। उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से आएगा? परचेज से लेकर, यानी 13 मई 2008 जब हमने उसको परचेज किया, टू कहाँ तक लूंगा? इसको भी 2010 तक लेंगे क्या? नहीं, ये बचा हुआ है जो अभी भी कैपिटल एसेट है, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग पूरा अभी तक आएगा अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो एक्चुअल ट्रांसफर कब है? 15 अक्टूबर 18। तो ये आएगा 15 अक्टूबर 18। अब ये मोर देन 36 मंथ्स है, देयरफॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ये लॉन्ग टर्म है। फिर इसका सेल कंसिडरेशन क्या आएगा? सेल कंसिडरेशन वही 50% ऑफ 98 lakhs, आधे का यानी 49 lakhs। और अब आएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिकॉज दिस इज लॉन्ग टर्म। तो 20 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट था, तो यहां 10 लाख आएगा। 10 लाख इंटू 280 अपॉन 8-9 137। देखो ये मे 8 है ना, मे 8 यानी कौन सा साल? 8-9। तो 8-9 का इंडेक्स डिनोमिनेटर में आएगा 137, और बेचा कब है? 18-19 में, तो 18-19 का 280 करो। 10 लाख डिवाइड बाई 137 मल्टीप्लाइड बाई 280 गिव्स मी 20,43,796। So 28,56,204. This is the long term capital gain.
taxable again in the previous year 1819. Interesting. All interesting situations. ठीक है, बहुत सिंपल था। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते। क्या देखा अपन ने कि जब आप एक कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्जन को पहले तो अपन ट्रांसफर मानते हैं, फिर परचेज से लेके कन्वर्जन तक पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालेंगे, लॉन्ग शॉर्ट डिसाइड करेंगे, उसका कैपिटल गेन निकाल लेंगे, लॉन्ग शॉर्ट जो भी है। लेकिन उसको टैक्स कब करेंगे? व्हेन द स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि कन्वर्जन पे पैसा तो रियलाइज नहीं हो रहा ना। अब लॉजिक समझो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो समझ गए। लॉजिक ये है, वाई गवर्नमेंट हैज मेड दिस 45(2) कि भैया तुमने कन्वर्ट किया, कन्वर्जन में फेयर मार्केट वैल्यू को डीम करके सेल कंसिडरेशन हमने कैपिटल गेन भी निकाल लिया। अरे लेकिन ये कैपिटल गेन पे टैक्स भरने के लिए कैश तो चाहिए ना, मेरे पास रोकड़ा तो चाहिए, लेकिन वो तो आया ही नहीं है ना। ये तो सिर्फ कन्वर्जन है, ये तो बुक एंट्री है। एक्चुअल सेल जब तक नहीं होगा तो पैसे तो रियलाइज नहीं होंगे ना। पैसे रियलाइज नहीं होंगे तो मैं टैक्स कहां से भरूंगा? तो ये सोच करके गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ठीक है, कैपिटल गेन तो निकाल लो लेकिन इसको टैक्स कब करो? व्हेन द स्टॉक इन ट्रेड इज अल्टीमेटली सोल्ड। तो स्टॉक इन ट्रेड बिका तो पैसे आ गए होंगे, पैसे आ गए तो टैक्स भरो। ये उसका लॉजिक है हाँ, चले आगे। गुड। अब उसके बाद है 45(3). ये बहुत ही चिल्लर है, बहुत ही सिंपल है। ये क्या है कि जब कोई पर्सन, जैसे आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हो किसी के साथ बिजनेस करने के लिए, और अपना कोई एसेट जो आपके पास था पहले, उसको फर्म में कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर देते हो कि भैया ये मेरा एसेट मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, यानी इनडायरेक्टली यू आर ट्रांसफरिंग योर पर्सनल एसेट टू फर्म एज योर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो वहां पर आपके हाथ में कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा ना। तो वो कैपिटल गेन निकालने के लिए उस एसेट का सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे, ये सवाल पैदा हुआ। सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? क्योंकि आपने तो दे दिया, कोई फर्म से पैसे थोड़ी लिए। अब पैसे नहीं लिए तो फिर सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? तो गवर्नमेंट ने बनाया उसके लिए 45(3) और बोल दिया बहुत सिंपल कि सेल कंसिडरेशन विल बी नॉट दी फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, मगर जो अमाउंट पे फर्म उसकी बुक में इस एसेट को रिकॉर्ड करेगा इन बुक वैल्यू एट विच इट इज रिकॉर्डेड इन दी फर्म्स बुक्स, वो वैल्यू तुम्हारे हाथ में सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू नहीं। फेयर मार्केट वैल्यू कम हो ज्यादा हो उससे मतलब नहीं है। जिस अमाउंट पे फर्म इस एसेट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, या एओपी भी है इसमें, तो वो तुम्हारे हाथ में सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। दो जगह पे लगता है, यू बिकम पार्टनर इन अ फर्म और यू बिकम मेंबर ऑफ एओपी। इसमें एओपी भी आता है, हालांकि वहां फर्म लिखा है, बट यू अंडरस्टैंड। तो अपन अपना एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमारे हाथ में सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? द अमाउंट at which the asset is recorded in the books of the firm. Okay, बस इतना ही आपको याद रखना है। Amount at which the capital asset is recorded in the books of accounts of the firm. बहुत सिंपल रहता है। देखो उसका कैलकुलेशन भी देखते हैं, वेरी वेरी सिंपल। इसलिए इस सेक्शन में 45(3) पे हार्डली आज तक कोई क्वेश्चन भी आया एग्जाम में। इतना सिंपल क्वेश्चन क्या पूछेंगे तो देखो, ओम प्रकाश एंड शांति एंटर इनटू पार्टनरशिप टू डू बिजनेस ऑफ मेकिंग फिल्म्स। अरे वाह। ओम ट्रांसफर्स हिज बिल्डिंग टू द फर्म एज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन. It was acquired by him on 1/12/3
for 25 lakhs and is transferred to the firm on 15/9/18 यानी 18/19. The fair market value of the building on that date was 30 lakh. fair market value 30 lakh है, इसको लेंगे क्या? नहीं. and stamp value was 60 lakh, इसको लेंगे क्या? नहीं. stamp value को भी नहीं लेना, fair market value को भी नहीं लेना. The asset is recorded by the firm in its books at a value of 72 lakhs. ये लेंगे. This is your sale consideration. You are Om Prakash, so your sale consideration will be 72 lakhs. Compute the capital gain. बहुत सिंपल है. तो सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालो. एक्विजिशन किस दिन का है? 1/12/2003 और उसने फर्म को ट्रांसफ़र कब किया? 15 सितंबर 18 को. क्या है? बिल्डिंग है. बिल्डिंग में अपन कितना समय देखते हैं? 24 मंथ्स. तो 24 मंथ से ज़्यादा है क्या? यस, मोर देन 24 मंथ्स. 2 साल से तो बहुत ज़्यादा है. देयरफॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. सेल कंसिडरेशन देखो. सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे अपन? 72 लैक्स. बीवी बुक वैल्यू 72 लैक्स. कॉस्ट अब लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स करेंगे, तो कॉस्ट क्या है उसका? 25 लाख कॉस्ट था इनटू 280 क्योंकि 18-19 में ट्रांसफर किया है, डिवाइडेड बाई दिसंबर 2003 का परचेज, यानी कौन सा साल हुआ ये? 3-4. तो 3-4 का इंडेक्स देखो टेबल में 109. चलो 25 लाख डिवाइडेड बाई 109 मल्टीप्लाइड बाई 280 64,22,018. Therefore, the gain is 7,77,982. गेन है तो लॉस को काट दो. आया समझे? वेरी सिंपल. अब 45(4) जो है नेक्स्ट वन, वो बिल्कुल उसका उल्टा है. यानी कि अगर एक फर्म जो है या एओपी वो डिसॉल्व हुआ, या ऐसे ही यानी फर्म या एओपी ने अगर कोई एसेट इन काइंड अपने पार्टनर को दे दिया या मेंबर को दे दिया, तो फर्म ट्रांसफरर हुआ. तो फर्म के हाथ में कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? तो यहां सवाल है कि फर्म के हाथ में सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? तो यहां उन्होंने बोला है फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे. अगर फर्म एक एसेट अपने पार्टनर को देता है, नॉर्मली ये डिसोल्यूशन में होता है, डिसॉल्व हो गया तो चल तू बिल्डिंग ले जा, तू ये ले जा, तू वो ले जा, एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते है ना. तो उसमें जब हम कैपिटल गेन निकालेंगे फर्म के हाथ में, तो सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? सेल कंसिडरेशन लेंगे अपन फेयर मार्केट वैल्यू. ओके, एक ही डिमिंग फिक्शन है, फेयर मार्केट वैल्यू लेना है. तो ये भी बहुत सिंपल है. अच्छा, ये सेक्शन दोनों वक्त पे लगेगा. हाँ, डिसोल्यूशन में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो भी लगेगा, और अदरवाइज यानी ऐसे ही नॉर्मल कोर्स में भी फर्म रनिंग है और एक एसेट हमने उठा के एक पार्टनर को दे दिया, तो वहां भी जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो यही सेक्शन लगाएंगे. फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टेकन एज सेल कंसिडरेशन. लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट होना चाहिए, यानी कि एसेट इज ट्रांसफर्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट बाय मनी. अगर फर्म ने एक एसेट पैसे से बेचा, अपने पार्टनर को बेचना था, उनको एक बिल्डिंग पुरानी हो गई थी, बेचना था, तो दुनिया को बेचते तो फर्म पार्टनर को बेच दिया, लेकिन पैसे लिए ना. तो अगर पैसे लेकर के बेचेंगे तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, फिर वो नॉर्मल कैलकुलेशन में जाएगा, नॉर्मल कैपिटल गेन 45(1) लगेगा. दिस इज बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो देखो MMR फर्म एक है, हैविंग पार्टनर्स मल्लिका, मलाइका एंड राखी. आप सोच सकते हो डिसॉल्व तो होना ही था. ऐसी फर्म एग्जिस्ट कहाँ कर सकती है ज्यादा टाइम.
on 1119 and the firm transfers a plot of land in kind to Miss Malika. मलिका को लैंड का होगा कोई पीस उनके पास, वो दे दिया. बिल्डिंग कहाँ से आ गया, इसको लैंड करो. द लैंड वॉज एक्वायर्ड बाय द फर्म ऑन 1113 फॉर 30 lakhs. ठीक है. द बैलेंस इन मलिकाज कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वॉज 68 lakh. मलिका के कैपिटल अकाउंट में 68 लाख का बैलेंस था. यानी बेसिकली हमने ये एसेट उसको दे दिया ना कि भाई ये तुम्हारा अमाउंट है और ये हमारे पास लैंड है, ले जाओ. तो तुम्हारा अमाउंट हम इसका अगेन सेट ऑफ कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. तो 68 लाख की एंट्री पास हुई बुक्स में, कहने का मतलब है 68 लाख की एंट्री पास हो गई और उसको अपन ने ख़त्म कर दिया. लेकिन उसका फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 62 लाख था. तो फर्म ने अपने बुक्स में लाइबिलिटी कितनी खत्म की, 68 लाख. तो फर्म के लिए सेल कंसिडरेशन क्या ले, 68 लाख ले या फेयर मार्केट वैल्यू जो 62 का है वो ले. तो आंसर है 62 लेना पड़ेगा. डीमिंग फिक्शन है, डीमिंग फिक्शन है, फेयर मार्केट वैल्यू को ही लेने का है. तो फेयर मार्केट वैल्यू कम हो या ज्यादा हो कैपिटल अकाउंट बैलेंस से, उससे कोई मतलब नहीं है. जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही लेना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू को ही लेना है, यानी कि 62 लाख. सो दिस इज सेल कंसिडरेशन. बहुत सिंपल कैलकुलेशन, बाकी सब नॉर्मल रहेगा. सिर्फ सेल कंसिडरेशन क्या लेना है, फेयर मार्केट वैल्यू, दैट्स इट. तो कंप्यूटेशन कर डालो. सेल कंसिडरेशन क्या लेना है, फेयर मार्केट वैल्यू. पीरियड ऑफ होल्डिंग वगैरह निकाल लो, कॉस्ट को भी इंडेक्स कर दो. अब तो आप कर सकते हो, है ना. तो 2 मिनट स्टॉप करो लेक्चर, पॉज करो, खुद सॉल्व करो और बाद में देखना कि मैं कैसे करता हूँ. तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा. ठीक है. तो देखो सबसे पहले अपन लेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग. तो वो कहाँ से आएगा, 1/1/13. अच्छा, अपन किसके हाथ में निकाल रहे हैं, फर्म के हाथ में निकाल रहे हैं. कैपिटल गेन पार्टनर के हाथ में नहीं, फर्म के हाथ में. फर्म इज द ट्रांसफरर ऑफ एसेट. 1113 to 1119 डिसोल्यूशन. 1113 to 1119. लैंड है तो मोर देन 24 months, therefore लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. फिर सेल कंसिडरेशन लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू 62 लाख और कॉस्ट को इंडेक्स करेंगे. तो एंड अगेन यहाँ ऊपर में लिख दो, ये जो लिखा ना मैंने, कंप्यूटर कैश विल गेन इन द हैंड्स ऑफ फर्म. तो लैंड है ना, तो वैसे अच्छा वेरी गुड, लैंड है तो आपको डिमिनिफिकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है. लैंड इज ऑलवेज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, है ना. लेकिन मान लो कि अगर ये बिल्डिंग होती, डेप्रिशिएबल एसेट होती, तो फिर अपन यहाँ ये कैलकुलेशन नहीं करते, फिर अपन क्या करते, उधर ब्लॉक में से माइनस करते. ओके, तो वेरी गुड, यहाँ कुछ करना नहीं है. नाउ लेट्स सी द कॉस्ट. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लैंड, 30 लाख. 30 लाख इज द कॉस्ट ऑफ 1113 का है, यानी 12-13 का है. तो ले लो 30 लाख इंटू 280 डिवाइडेड बाई 12-13. 12-13 का इंडेक्स कितना है, देखो 200. $42 lakhs. So therefore long term capital gain 20 lakhs. आया समझ में, all simple calculations. फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और थोड़ा लंबा है. तो एक काम करते हैं कि ये लेक्चर अपन यहाँ फिनिश करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी 45.5. ओके.